हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार मौर्य और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं वैल्यू एडिशन सीरीज की मैपिंग वाले सब पोर्शन में। और इस मैपिंग वाली प्लेलिस्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में, तो जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की इस क्लास में हम इंडिया के आइलैंड्स को कवर करेंगे, यानी कि द्वीप समूहों को कवर करेंगे। अब यहां पर जानने योग्य बात है, याद रखिएगा कि इसमें केवल और केवल भारत के द्वीप समूहों को ही हम कवर नहीं करने वाले हैं, अपितु उसके आसपास की सारी मार्किंग्स। अगर मैं एक सिंपल सा डायमेंशन कहूं तो लक्षद्वीप वास्तविकता में क्या है, तो प्रवाल से निर्मित द्वीप समूह है। अब सामान्यतः बच्चों को इतनी इंफॉर्मेशन होगी, अब प्रवाल से निर्मित है लेकिन इसके नीचे ज्वालामुखी एक्टिविटीज होती हैं, वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, और ये एक रिज का, सुकोत्रा छागोस रिज का पार्ट है। अब किस प्रकार से है, क्या होते हैं आर्किपियालागोस, या फिर मैं कहूं कि वो आर्क ऑफ आइलैंड, वो द्वीपों की चाप जिसके ऊपर ये स्थापित है, इसके बारे में विरले ही, बहुत रेयरली ही स्टूडेंट को नॉलेज होता है और यूपीएससी इससे प्रश्न पूछता है। अगर मैं आपसे कहूं कि स्टेटमेंट कोड होता है कि 1971 के समय यूएसए हिंद महासागर में प्रवेश तो कर गया लेकिन कभी गया नहीं। अब इस प्रकार की सारी जियोपॉलिटिकल टॉक्स और यहां पर मिलने वाले एक विशेष प्रकार के कोकोनट, या फिर मैं कहूं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलने वाले एक क्रैब अर्थात एक केकड़ा, जिसे क्लाइंबर या किलर क्रैब भी कहा जाता है, इन सभी के बारे में डिटेल में आज हम डिस्कशन करेंगे, पूरी मैपिंग कंप्लीट करेंगे। हम अफ्रीका के पार्ट, हम जैसे लक्षद्वीप में जाएंगे आप, तो लक्षद्वीप के नीचे जो है आपको मालदीव मिलेगा, मालदीव के नीचे जो है आपको सुकोत्रा द्वीप मिलेंगे। सुकोत्रा वैसे वो छागोस वाला पार्ट है, छागोस द्वीप दिखेंगे। छागोस से आप नीचे आएंगे तो आपको मॉरिशस दिखेगा, फिर आपको मेडागास्कर दिखेगा। इसी के एक तरफ जो है आपको अफ्रीका दिखाई देगा, एक तरफ आपको हिंद महासागर का पश्चिमी भाग दिखाई देगा। इन सारी चीजों को ब्रीफली समझने के लिए आज की इस क्लास में हम डिटेल में पूरे एरिया की मैपिंग करने वाले हैं। क्लियर? तो हम मालदीव्स वाले पार्ट से लेके ऊपर तक, अर्थात हमारा लक्षद्वीप का पार्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस सारे को आज की इस क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट, प्लीज याद रखिए कि आप सभी को पता होगा, अगर मैं यहां एक जनरल मैप ड्रॉ करूं तो यहां ध्यान से देखिए, याद रखें कि ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये है नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट, ये जो मैंने ड्रॉ करा ये है बेसिकली कैलिफोर्निया वाला पोर्शन। इस प्रकार से आप चलते हुए आएंगे तो ये हमने ड्रॉ करा दक्षिण अमेरिका, और इसी प्रकार से यहां चलते हुए आए, ये दक्षिण अमेरिका का ब्राजील वाला पार्ट है, और इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका बनकर रेडी है। इस तरह से चलना स्टार्ट करेंगे तो याद रखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, अर्थात मैक्सिको की खाड़ी। इस प्रकार से चलते हुए अगर आप आए तो आपको यहां कैनेडियन शील्ड दिखेगी। याद रखिए यहां द्वीप समूह जो है वो कटे हुए हैं, ये पूरी तरह से विच्छेदित है। इस प्रकार से आप चलते हुए आएंगे तो यहां पर आपको कुछ द्वीप समूह दिखाई देंगे, ये बेरिंग सी का पार्ट है। क्लियर? अब इसी प्रकार से आपको यहां पर कुछ द्वीप दिखाई देंगे, याद रखिए इन्हें कैरेबियन द्वीप कहा जाता है, नॉर्थ एंटिलीज और साउथ एंटिलीज के नाम से इसे जाना जाता है। इसी प्रकार से याद रखिएगा ये जो है ये ग्रीनलैंड वाला पार्ट है, और याद रखिए ग्रीनलैंड जो है वो प्राकृतिक रूप से, अर्थात ज्योग्राफिकली ये पार्ट है किसका, नॉर्थ अमेरिका का, परंतु पॉलिटिकली ये पार्ट है किसका, यूरोप का। इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहां आपको आइसलैंड दिखाई देगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहां कहीं पर आपको जो है वो तथाकथित तौर पर ग्रेट ब्रिटेन दिखाई देगा। क्लियर? इसी प्रकार से चलते हुए आएंगे तो ये पोर्शन आपको दिखाई देगा, इसे कहा जाता है अफ्रीका वाला पार्ट। याद रखें इस प्रकार से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से ये हमने अरब का प्रायद्वीप वाला पोर्शन ड्रॉ करा। याद रखें इस तरह से आप चलते हुए जो है वो इंडिया तक आएंगे। जस्ट अ सेकेंड, इसे थोड़ा सा क्लीन कर दूं। और इसी प्रकार से बच्चों याद रखिए कि आपको भी मैप बनाना आवश्यक है। दोज हु यूज्ड टू थिंक के मैप इतना डिटेल में नहीं बनाना पड़ेगा मेंस में या फिर प्री में, उतना काम का नहीं है, तो याद रखिए जब आप बायोम वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो वहां आपको 10 से 20 बार ये मैप ड्रॉ करना होगा, फिर उस कंडीशन में आप कैसे मैनेज करेंगे। तो याद रखिए अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको इस प्रकार से मैप बनाते आना चाहिए। याद रखिए ये जो है इसे कहा जाता है स्थल डमरू मध्य, ये क्रा स्थल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। यहां पर आपको बेसिकली मलेशिया दिखाई देगा। क्लियर? इस प्रकार से कोरियन पेनिनसुला अर्थात कोरिया का प्रायद्वीप है, ये कामचट का प्रायद्वीप। इस तरह से आप चलते हुए आएंगे तो ये हमारा रशिया वाला, साइबेरिया वाला पार्ट होगा। इसी प्रकार से याद रखिए कि आपको इस स्थान पर जो है वो देखने को मिलेगा यूरोप, और इस तरह से आप चलते हुए आएंगे तो आपको यूरोप में यहां स्कैंडिनेवियन देश दिखाई देंगे। अब क्या होते हैं स्कैंडिनेवियन देश, तो मैं
एक क्लास लेकर इस पर चर्चा करूंगा। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, फिनलैंड आता है, और एक समय पे आइसलैंड और ग्रीनलैंड भी आया करता था। याद रखिए, ये जो ग्रीनलैंड वाला पार्ट है, ये एक समय पर कॉलोनी था, नो, एक समय पर पार्ट था स्कैंडिनेविया का। और याद रखिए कि यहां पर जो नॉर्डिक नेशन है, उनका नाम है नॉर्डिक नेशन, आप पाएंगे कि आइसलैंड और साथ में डेनमार्क इनके जो लीडर थे, इसी कारण आइसलैंड आज भी डेनमार्क का पार्ट होना स्वीकार करता है। इसी प्रकार से आपको यहां पर कुछ द्वीप समूह दिखाई देंगे, जस्ट अ सेकंड, याद रखिए यहां पर आपको दिखाई देगा इंडोनेशिया का द्वीप। ये मैं क्यों बता रहा हूं, तो याद रखिए आपको इसका यूज होगा आने वाली क्लासेस में, और अभी जब मैं आगे आपको इसके बारे में समझाऊंगा तब। तो याद रखिए, ये जो है आप नीचे देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया है। इस प्रकार से आपको यहां पर श्रीलंका दिखाई देगा, और इस स्थान पर जो है आपको मेडागास्कर दिखाई देगा। क्लियर, तो ये मेडागास्कर वाला पोर्शन है। क्लियर, इससे ऊपर जाएंगे तो यहां पर आपको लक्षद्वीप मिलेंगे, और इसी प्रकार से इस स्थान पर याद रखिएगा आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूहों का एक आर्क दिखाई देता है। अब यहां पर याद रखिए कि इसे सामान्यतः हिंदी में केवल और केवल एक नाम से जाना जाता है, इसे कह दिया जाता है द्वीप समूह। क्लियर, लेकिन आप जब इसमें इंग्लिश में जाएंगे तो इसके लिए एक अलग स्पेसिफिक वर्ड है जिसे फेस्टून कहा जाता है। मैं जस्ट अ सेकंड में यहां नाम लिख दूं। देखिए, आपको फेस्टून कह ले या आर्किपिएलागोस कह ले। क्लियर, अब इसके लिए हिंदी में सीधा सीधा वर्ड यूज होता है चापाकार, यानी कि चाप यानी कि आर्क के आकार में द्वीप के समूह का वितरण, चापाकार द्वीप समूह। लेकिन इंग्लिश में ये जो दो वर्ड हैं, इनको आप हमेशा याद रखिएगा। यानी कि अभी मैंने ये जो मैप बनाया, इससे मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, तो याद रखिए विश्व में कई आर्किपिएलागो या कई द्वीप समूह हैं, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। याद रखें, एक यहां पर आपको कैरेबियन आइलैंड्स के नाम से दिखेगा, अर्थात कैरेबियन द्वीप समूह के नाम से दिखाई देगा। एक और आर्किपिएलागो आपको यहां पर दिखाई देगा, याद रखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। इसी प्रकार से आपको इस स्थान पर इंडोनेशिया का आर्किपिएलागो दिखाई देगा। क्लियर, इसमें लगभग 500 से ज्यादा द्वीप है। इसी प्रकार से आपको जो है वो जापान, यहां पर आप याद रखिए ये है जापान वाला पार्ट। इसी प्रकार से आपको नीचे यहां पर दिखाई देगा फिलीपींस वाला पोर्शन, और याद रखिए यहां पर आपको दिखाई देगा बोर्नियो वाला पार्ट। ये सभी जो है वो किसी ना किसी आर्किपिएलागो का पार्ट है। तो इस चीज को अपने माइंड में सेटल डाउन रखिएगा कि ये है हमारा बेसिकली एक नट शेल वर्ल्ड मैप, और ये वर्ल्ड मैप आपके दिमाग में छपा होना आवश्यक है। क्लियर, और ये भी याद रखिए कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सामान्यतः ऐसा होता है, याद रखें सामान्यतः ऐसा होता है कि वर्ल्ड मैप पढ़ते टाइम स्टूडेंट को ये एक प्रॉब्लम होती है कि डायरेक्टली एटलस पर देखने पे वो अच्छे से समझ में नहीं आता। तो आप इस वर्ल्ड मैप को मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। जो भी मैंने मार्किंग्स अभी बोली हैं, आप उन मार्किंग्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं इसमें, और इसके साथ आप जो है उसकी प्रैक्टिस करें। ये याद रखिए कि अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो ये आपको याद नहीं होगा, और जब तक ये याद नहीं होता तब तक आप कभी भी इन्वायरमेंट वाले सेक्शन को कवर नहीं कर सकते। मैंने जो कल क्लास ली है, एक लाइव क्लास थी, अगर आपने उसे देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो अभी आप जाकर उसे जो है यूट्यूब पर देख लें। मैंने इसमें इन्वायरमेंट को कैसे प्रिपेयर करें इसके बारे में कल की लाइव क्लास में बच्चों के साथ डिस्कस करा है। याद रखें, उसमें एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है और साथ में आपके लिए एक इंफॉर्मेशन भी है। फाइन, तो आप उस क्लास को आवश्यक रूप से देख लें, जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपको आगे स्टडीज कैसे करना और कैसे इस वर्ल्ड मैप का यूज होने वाला है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आर्किपिएलागो का मतलब है आर्क ऑफ आइलैंड। यहां आपको बहुत सारे आर्क दिखाई देंगे, उनमें से एक आर्क के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये आपको बनाते आना चाहिए। क्लियर, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि ये है हमारा ग्रेट इंडिया। जस्ट अ सेकेंड, याद रखें ये है हमारा ग्रेट इंडिया। इस प्रकार से आप बनाना स्टार्ट करेंगे। ये नेपाल वाला पोर्शन है, इस तरह से चलते हुए आएंगे तो ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट। इसी तरह से आप इस स्थान पर आएंगे और ये हमारा पार्ट बनकर रेडी है। क्लियर, तो ये हमारा ग्रेट इंडिया है। अब इसमें याद रखिए कि आपको कहां कहां पर आइलैंड दिखाई देते हैं। तो एक आपको इस स्थान पर दिखाई देगा द्वीप समूह। क्लियर, इसे कहा जाता है लक्षद्वीप, और इसी प्रकार से आपको एक और द्वीप समूह दिखाई देगा। याद रखिए, इसे बेसिकली कहा जाता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। क्लियर, अब ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर जो है वो कितने द्वीप बनाए हैं। मैंने यहां 7 द्वीप बनाए हैं।
याद रखिए ऊपर वाले जो द्वीप हैं इन्हें कुछ कहा जाता है और नीचे वाले द्वीप हैं इन्हें कुछ कहा जाता है। ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है अंडमान और नीचे वाले को कहा जाता है निकोबार। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब लक्षद्वीप के लिए याद रखिएगा कि लक्षद्वीप को मैं 3 भाग में विभाजित कर रहा हूं। एक याद रखिए ये नीचे वाला पार्ट है, इसे कहा जाता है मिनिकॉय। मिनिकॉय, क्लियर। अब ऊपर वाले भाग में याद रखिएगा जो उत्तरी लक्षद्वीप है यहां पर एक द्वीप है और नीचे जो लक्षद्वीप है यहां पर एक द्वीप है। ये 2 बड़े द्वीप हैं इस स्थान के, क्लियर। आपको इनके नाम पता होना आवश्यक है। याद रखिए जो ऊपर वाला है इसका नाम है अमीन द्वीप, अमीन द्वीप, और नीचे वाला है इसका नाम है कन्नानोरे। जस्ट अ सेकेंड, कन्नानोरे द्वीप। ये 2 द्वीप है, ये उत्तरी लक्षद्वीप है, ये नॉर्थ लक्षद्वीप, ये साउथ लक्षद्वीप है, क्लियर। तो आपको इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन बस पता होनी चाहिए। अभी मैं फिर इसे डिटेल में जो है वो आपके समक्ष लेकर आता हूं। इसे हम डिटेल में देखेंगे कि कौन सा कहां पर आता है, ठीक है। चलिए अब हम इसे प्लॉट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। याद रखें कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये है हमारा ग्रेट इंडिया। याद रखें ये वाला पोर्शन जो है आपको दिखाई देगा, ये है वही क्षेत्र जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात करी। याद रखिए ये जो है स्थल डमरू मध्य है, अर्थात ये एक स्थल खंड है जो 3 दिशाओं से जो है वो घिरा हुआ है सागर से। याद रखिए अगर स्थल खंड बड़ा होगा तो उसे प्रायद्वीप के नाम से जाना जाएगा, क्लियर। तो पतला सा है तब की दिशा में ये नाम होता है। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे रिकरेक्ट कर दूं, उसके बाद हम आगे इसे देखते हैं। याद रखिए कि यहां पर आपको एक छोटी सी मार्किंग मैं और ऐड करना चाहता हूं। इसमें हमेशा याद रखिएगा ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है इसे बेसिकली कहा जाता है केरल वाला भाग। इसी प्रकार से याद रखिए कि ये वाला जो पार्ट है इसे तमिलनाडु, इसी तरह से यहां पर है आंध्र प्रदेश। क्यों हम इसे मार्क कर रहे हैं तो इसका रीजन है अभी इसका यूज होने वाला है, क्लियर। और इसी प्रकार से आप ऊपर जाएंगे तो आपको इस स्थान पर जो है वो दिखाई देगा उड़ीसा और छोटा सा एक पोर्शन जो है वो यहां तमिलनाडु। अब याद रखिए कि बाकी का जो स्थान है, जस्ट अ सेकेंड, ये आपको इस नाम से यहां पर दिखेगा, ये है बांग्लादेश, क्लियर। इसके पश्चात आप नीचे आएंगे तो याद रखें इस प्रकार से यहां पर आपको दिखाई देगा, याद रखिए ये है म्यांमार का पोर्शन, क्लियर। मैंने ऊपर वाला पार्ट बनाया नहीं है इसलिए मैं अभी इसके बारे में ज्यादा ऊपर तक नहीं जाऊंगा, क्लियर। ये है बेसिकली म्यांमार वाला पोर्शन। अब इसके पश्चात यहां पर आपको मेनली दिखाई देगा मलेशिया, मेनली दिखाई देगा मलेशिया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो पोर्शन है यहां से ये मलेशियन एरिया स्टार्ट हो जाएगा और इस प्रकार से आगे जो है वो द्वीप समूह के रूप में भी मलेशिया उपस्थित है इस स्थान पर। स्थान कम होने के कारण मैं यहां पर मार्किंग नहीं लिखूंगा, उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर जो है इसे मेंशन कर लेंगे। ओके, ये जो बचा हुआ पोर्शन है याद रखिए ये बचा हुआ भाग बेसिकली कहलाता है ये वाला पोर्शन, याद रखिए ये कहलाता है थाईलैंड वाला पार्ट। तो ये मार्किंग आप लोग अपने आंसर में अपनी कॉपी पे जरूर करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्लियर। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ें तो यहां पर आपको दिखाई देगा, याद रखिए ये है कर्नाटका वाला पोर्शन। इसी प्रकार से यहां पर आपको दिखाई देगा महाराष्ट्र वाला पोर्शन और इसी तरह से आपको जो है ये ऊपर गुजरात वाला पार्ट। अब याद रखें शेप यहां पर मायने नहीं रखता क्योंकि मैंने पूरी स्टेट की मैपिंग अलग से भी कराई है, आप वहां से जाकर जो है इसकी एग्जैक्ट लोकेशंस देख सकते हैं। यहां केवल और केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहां बनाया है। यह हमारा पूर्वी वाला क्षेत्र हो गया, यह हमारा पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र हो गया। चलिए अब यहां ध्यान से देखिए, याद रखिएगा अगर मैं अब बनाना स्टार्ट करूं तो ध्यान दें आपको कुछ इस तरह से, अभी मैं यहां रफली एक मैप ड्रॉ करूंगा जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से आ जाए। ध्यान से देखिए ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन। ओके, देखिए मैं जिस डिटेलिंग के साथ आपको अभी समझाने वाला हूं आई डोंट थिंक कि आपको इतनी डिटेलिंग के साथ यूट्यूब पर कोई समझाएगा, क्लियर। तो थोड़ा सा धैर्य रखकर इसे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से देखिए, याद रखें कि ये जो पोर्शन आपको दिखेगा यहां पर है पटकाई बूम,
इसके पश्चात आप नीचे आएंगे तो ये है नागा, इसके पास यहां नीचे आएंगे तो ये मणि, ये है मिजो। क्लियर, ये हो गया पूर्वांचल हिल्स। इसके बाद इसी का कंटिन्यूएशन आपको नीचे दिखेगा, कहां पे, म्यांमार में। याद रखिए इसे कहा जाता है अराकानियोमा। और फिर इसी के कंटिन्यूएशन में आपको नीचे द्वीप समूह दिखाई देंगे। याद रखिए इसे कहा जाता है अंडमान निकोबार आइलैंड, यानी कि याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह वास्तविकता में कोई द्वीप समूह है ही नहीं, यह हिमालय का ही विस्तार है, यह हिमालय का ही एक्सटेंशन है। क्लियर, जिस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ इस प्रकार से। क्लियर, तो उसी के कंटिन्यूएशन में पूर्वांचल हिल्स बनी, पूर्वांचल के नीचे अराकान बना, और अराकान के नीचे जो है आपको इस प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलते हैं। क्लियर, अब ये क्यों निर्माण हुआ, मैं पहले की 2-3 क्लासों में डिटेल में पूरा मैप बनाकर इसे समझा चुका हूं। ओके, यानी कि किस प्रकार से अफ्रीका से भारत अलग हुआ, प्रायद्वीपीय भारत आगे की दिशा में प्रवाहित हुआ, ये सारा डिस्कशन जो है वो प्रीवियस क्लासेस में हो चुका है, इसीलिए जो है मैं इस पर अभी डिटेल में कोई डिस्कशन नहीं करने वाला हूं। ठीक है, चलिए अब आ जाएं आउटलाइन में, हम आगे बढ़ते हैं। याद रखिए कि आपको ऊपर इस प्रकार से आप जाएंगे तो आपको यहां पर जो है इस प्रकार से आप ऊपर जाएंगे तो याद रखिए आपको ऊपर जाने पर अरब का प्रायद्वीप दिखेगा, और ये मैं अरब के प्रायद्वीप को बनाना स्टार्ट करता हूं। जस्ट अ सेकेंड, याद रखें इस प्रकार से जो है आपको अरब का प्रायद्वीप दिखेगा, और यहां पर आकर आपको जो है वो सोमालिया वाला पार्ट और अफ्रीका का पोर्शन दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे प्लॉट कर लूं, फिर हम आगे कंटिन्यूएशन में चर्चा करते हैं। अब यहां याद रखिए ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, याद रखिएगा ये है सोमालिया पार्ट। ओके, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, याद रखिए ये है सोमालिया, और सोमालिया के लिए याद रखिएगा ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मतलब क्या है, अफ्रीका का वो भाग जो ऐसे इस प्रकार से निकला हुआ है, याद रखिए ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये यहां पर आपको दिखाई देगा, याद रखिए यहां है रेड सी अर्थात लाल सागर, और इसके ऊपर ये जो स्थान आपको दिख रहा है, याद रखिए इसे कहा जाता है बेसिकली क्या, द गल्फ या खाड़ी। क्लियर, या फारस की खाड़ी या गल्फ ऑफ पर्शिया। ओके, अब इसी प्रकार से आप नीचे आएंगे तो याद रखिए अदर देश दिखाई देंगे, और इन सभी का आने वाली जो हमारा डिस्कशन है उसमें यूज होगा, इसीलिए हम जो है वो इसे देख रहे हैं। क्लियर, इस प्रकार से आपको यहां पर देश दिखेंगे, जब यूज होगा तब मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। क्लियर, अब यहां पर देखिए एक और देश दिखाई देगा इस प्रकार से, इसे बेसिकली कहा जाता है मेडागास्कर। ठीक है, अब यहां याद रखने योग्य बात है, ध्यान दें कि जिस प्रकार से कभी भारत भाग था किसका, अफ्रीका का, उसी प्रकार से यह भी एक समय पर अफ्रीका की कोस्ट लाइन से जुड़ा हुआ था, तटीय रेखा से जुड़ा हुआ था। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहां पर नाम मेंशन कर देता हूं। यह कौन सा कॉन्टिनेंट है, यह है अफ्रीका। क्लियर, यह अफ्रीका वाला पार्ट है, और अब याद रखिए यह है मेडागास्कर। क्लियर, तो अब हमारी जो है आउटलाइन बनकर रेडी है, जहां हमें अब गेम प्ले करना है। अब मैं यहां पर प्लॉटिंग स्टार्ट करूंगा आइलैंड की, इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। याद रखिए कि इस तरह से आपको दिखाई देंगे अंडमान द्वीप समूह। पहले मैं अंडमान वाला पार्ट कंप्लीट करूंगा, फिर हम निकोबार की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर, तो यहां ध्यान दें, याद रखिए ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये है अंडमान के द्वीप समूह। ये जो ऊपर मैंने 4 मुख्य आइलैंड बनाए, 4 मुख्य द्वीप बनाए, याद रखिए ये कहलाते हैं अंडमान के द्वीप। क्लियर, इसी प्रकार से आप नीचे आएंगे तो याद रखिए नीचे आपको फिर इस तरह से जो है वो निकोबार के द्वीप दिखाई देंगे। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसे जो है वो डिस्टेंस में बनाना चाहता हूं, ध्यान से देखें। इस तरह से जो है आपको द्वीप दिखाई देंगे। तो ऊपर 4 का सेट है, नीचे 3 का सेट है। क्लियर, अब इसमें आप ऊपर ध्यान से देखें, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर आप ध्यान दें, याद रखिए यहां एक द्वीप और दिखेगा, जस्ट अ सेकेंड, यहां एक द्वीप और दिखेगा। यह द्वीप कौन सा है तो याद रखिएगा यह है इंडोनेशिया का द्वीप, जिसे कहा जाता है सुमात्रा। याद रखिए सुमात्रा पार्ट है इंडोनेशिया का। अब यहां याद रखिएगा कि जो सुमात्रा द्वीप है, यह सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया के आर्क ऑफ आइलैंड का पार्ट है,
इंडोनेशिया में लगभग 500 से ज्यादा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश बेसिकली इंडोनेशिया है। यह भी याद रखिएगा, सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन भी जो है, इस्लामिक पॉपुलेशन भी आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलती है, जहां तक मेरा नॉलेज है। याद रखिएगा कि यहां पर जो है वो एक बहुत प्रसिद्ध टेंपल भी है। आपको यहां की मुद्रा में भारतीय देवी देवताओं की जो है वो प्रतिमाएं दिखाई देंगी, पिक्चर्स दिखाई देंगी। गणेशा का सबसे बड़ा टेंपल भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और यह भी याद रखिएगा कि सुमात्रा का ये जो आइलैंड है, यहां पर आपको विश्व के कुछ सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक, मैंने पहले की क्लासेस में इसका डिस्कशन भी करा है, इसे कहा जाता है क्रांकाताओ वोल्केनो। और यह भी याद रखिएगा, ये जो क्रांकाताओ ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी इतना खतरनाक है कि अगर इसमें विस्फोट हुआ तो पूरा प्रायद्वीपीय भारत और ये क्षेत्र पानी के अंदर समाहित हो जाएगा। इस इंफॉर्मेशन को दिमाग में सेटल डाउन रखिएगा। फिर आपके दिमाग में आ सकता है कि 1983 के आसपास इसमें एक बार विस्फोट हुआ था, और इसके अलावा जो है वो 2004 में भी इसमें विस्फोट हुआ था। तो याद रखिए कि 2004 हो या फिर 1983 हो, उस समय इसमें नहीं, इसके ऊपर एक और ज्वालामुखी है छोटा, जिसे इसका परपोषी ज्वालामुखी कहा जाता है या पैरासाइट वोल्केनो कहा जाता है, उसमें बेसिकली इरप्शन हुआ था, इसमें नहीं हुआ था। क्लियर? तो याद रखिए एक यहां पर ज्वालामुखी है, इससे भी आपको ध्यान रखना है। यह हो गया हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बनकर रेडी। इसी प्रकार से अब यहां ध्यान दें, याद रखिए कि आपको इस स्थान पर, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर आपको दिखाई देंगे लक्षद्वीप। क्लियर? तो यह है लक्षद्वीप समूह। अब याद रखिए कि मैंने क्यों ड्रॉ करे थे स्टेट। तो याद रखिएगा इंडिया का जो केरल वाला स्टेट है, ये इसके सबसे ज्यादा नियरर है। क्लियर? अब इसी प्रकार से याद रखिए यहां पर आ गया हमारा लक्षद्वीप। जस्ट अ सेकंड, मैं यहां नाम लिख दूं। क्लियर? आई थिंक आप सभी के लिए रीडेबल होगा। इसके पश्चात नीचे आएंगे तो याद रखिए यहां पर आपको जो है वो दूसरे द्वीप समूह दिखाई देंगे। ये कौन से द्वीप है? तो याद रखिए इन्हें कहा जाता है मालदीव्स। क्लियर? ये है मालदीव्स। क्लियर? यानी कि लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के नीचे आएंगे मालदीव्स। अब याद रखें यहां पर एक और द्वीप है, इसे कहा जाता है छागोस द्वीप। छागोस द्वीप। ओके, यानी कि लक्षद्वीप, फिर मालदीव, फिर छागोस द्वीप। अब इसके नीचे आएंगे तो याद रखिए यहां पर आपको दिखाई देंगे कुछ और भी द्वीप समूह। इन सभी के बारे में हम जानेंगे और ये लक्षद्वीप से संबंधित है, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे कहा जाता है मॉरिशियस। ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यहां पर आपको कुछ और द्वीप भी दिखाई देंगे, ये एशिया के मैप पर ही मिलेगा। और याद रखिए ये वाला मॉरिशियस वाला पार्ट आपको अफ्रीका वाले पार्ट में दिखेगा। ओके, तो यहां पर आपको दिखाई देंगे सेशेल, सेशेल्स। ये जो है रिपब्लिक ऑफ सेशेल अर्थात सेशेल गणराज्य के नाम से जाने जाते हैं, और इनका कैसे कनेक्शन है मैं अभी डिस्कस करता हूं। क्लियर? और इस प्रकार से आपको यहां पर कुछ और द्वीप मिलेंगे जिसे कहा जाता है सुकुत्रा द्वीप। ओके, ये हमारा एक पोर्शन बनकर रेडी है। इसी प्रकार से याद रखिए यहां पर आपको जो है एक सागर दिखाई देगा। इस सागर को कहा जाता है अंडमान सागर, ये आसपास का जो क्षेत्र है इसे। तो ये एक आउटलाइन बनकर रेडी है। अब यहां पर याद रखिए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ऊपर वाला जो पार्ट मैंने बताया जिसे कहा जाता है उत्तरी अंडमान या फिर अंडमान वाला पार्ट, नीचे है निकोबार वाला पार्ट। इसमें चैनल याद रखिएगा। अब मैं यहां चैनल ड्रॉ करने वाला हूं, ध्यान दें। याद रखिए यह है अंडमान, यह है निकोबार, और अंडमान और निकोबार के बीच में याद रखिएगा ये एक चैनल है। इस चैनल को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए इसे कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। क्लियर? अब यहां याद रखिए आपको चैनल से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। चैनल का मतलब क्या होता है? चैनल का सिंपल सा मतलब होता है कि ये वो क्षेत्र है, ये एक लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड का मतलब क्या है? ये एक अक्षांश है, ये एक क्षेत्र है जो दो द्वीपों को विभाजित करता है, अलग करता है। क्लियर? इसी प्रकार से याद रखिए लक्षद्वीप और मालदीव को भी एक चैनल अलग करता है। और याद रखिए इस चैनल को कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। अब यहां पर जो मैंने पहले आपको इंफॉर्मेशन दी थी, याद रखिए कि लक्षद्वीप के दो भाग हैं, एक है उत्तरी लक्षद्वीप, एक है दक्षिणी लक्षद्वीप। तो उत्तरी लक्षद्वीप में अमीन द्वीप आते हैं, दक्षिणी में कन्ननौरी द्वीप आते हैं। इन दोनों को भी एक चैनल अलग करता है।
इसी प्रकार से अंडमान और निकोबार के अदर चैनल्स भी अलग होते हैं। अब इन सब के बारे में मैं अभी आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं, तो 10 सेकंड का मुझे टाइम दें, मैं इसे जो है वो पैक कर दूं, जिससे आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली हम किस एरिया की बात कर रहे हैं। याद रखिए, इस प्रकार से आपको ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये है हिंद महासागर या इंडियन ओशन। अब ध्यान दें, याद रखिएगा कि लक्षद्वीप जो है, अब हम स्टार्ट करते हैं डिटेल में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। इस मैप का आगे हम यूज करेंगे बहुत सारे प्लेसेस पे। आइए याद रखें कि सबसे पहले हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा मैं क्या मार्क कर रहा हूं। ये इस प्रकार से, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर आपको दिखाई देंगे, ये है एक आर्क। क्लियर? ये ऊपर 4 आइलैंड दिख गए। अब इसके बाद आप नीचे देखें, इस प्रकार से आपको 3 द्वीप दिख गए। अब मैं इनके नाम बताने वाला हूं। याद रखिए, इसे कहा जाता है नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान, या उत्तरी अंडमान के नाम से जाना जाता है। इसे कहा जाता है मिडिल अंडमान, इसे कहा जाता है साउथ अंडमान, इसे कहा जाता है लिटिल अंडमान। याद रखिए, इसी प्रकार से ये जो है, इसमें याद रखिएगा, इसे कहा जाता है कार निकोबार, इसे कहा जाता है लिटिल निकोबार, इसे कहा जाता है ग्रेट निकोबार। अब याद रखिए कि इसमें आपको ध्यान देने योग्य बात है कि ये एक चैनल है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। इस चैनल को कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। ये अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है। इसी प्रकार से याद रखिएगा, यहां एक चैनल है, ध्यान देने योग्य बात है, इस चैनल को कहा जाता है ग्रैंड चैनल, या कई बार से ग्रेट चैनल भी कहते हैं, ग्रैंड चैनल भी बोलते हैं। याद रखिए, ये नाम बस है, बाकी ये है 11 डिग्री चैनल। ओके, और इसके नीचे याद रखिएगा, आपको दिखाई देगा इस प्रकार से, ये है सुमात्रा द्वीप। ओके, जो मैंने अभी वहां एटलस पे मार्क करा था। क्लियर? तो सुमात्रा द्वीप को अंडमान निकोबार के निकोबार से सेपरेट करता है ग्रैंड चैनल। इस प्रकार से आपको नॉर्थ अंडमान दिखेगा। अब यहां याद रखिएगा कि अगर मैं इसे थोड़ा सा शिफ्ट करूं, तो आपको ऊपर एक द्वीप समूह दिखाई देगा, जिसे कहा जाता है कोकोस द्वीप। कोकोस द्वीप या आइलैंड्स। याद रखिए, कोकोस द्वीप को सेपरेट करता है दूसरा चैनल। क्लियर? ये एक और चैनल है, इस चैनल को बोलते हैं कोकोस चैनल, या याद रखिएगा, इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं कोकोस स्ट्रेट या कोकोस जल संधि। क्लियर? तो मैं यहां नाम लिख देता हूं, इसे कहा जाता है कोकोस जल संधि। क्लियर? तो ये हो गया इनका सेपरेशन। अब यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। जस्ट अ सेकंड, मैं इसे थोड़ा सा यहां शिफ्ट कर लूं। ओके, मैं बाद में इसे एडजस्ट कर दूंगा। ओके, अब यहां चलिए इसे दूसरी स्लाइड में देख लेते हैं। अब यहां बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है इस पर फोकस करने का, इसलिए मैं फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। याद रखिए कि ये इस प्रकार से एक प्लेट है। ओके, इस प्लेट को बेसिकली कहा जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब याद रखिए, हम जब जीएस पढ़ते हैं या जब हम मैपिंग कर रहे होते हैं तो उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, लेकिन ये याद रखिएगा, हम सामान्यतः कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत जो है उत्तर पूर्व की दिशा में जो है वो प्रवाहित हुआ था, परंतु यथार्थता यह है कि प्रायद्वीपीय भारत जिस प्लेट में आता है, वो प्लेट वास्तविकता में 2 महाद्वीपों और एक महासागर से बनी है। आपको उसके एक स्थान पर याद रखिए, कुछ इस तरह से आपको यहां पर दिखाई देगा, इस तरह से हमारा
पॉलिटिकली बना हुआ प्रायद्वीपीय भारत। क्लियर। और इस प्रकार से आपको इस स्थान पर याद रखिए दिखाई देगा, यह है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसकी शेडिंग कर दूं। याद रखिए ये ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन है और ये हमारा ग्रेट इंडिया है और भारत का दक्षिणी भाग है। क्लियर। अब जब ये प्लेट आगे बढ़ी ना, तो याद रखिए इस स्थान पर, जस्ट अ सेकेंड, आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग आएगी। मैं यहां पर इसे प्लॉट कर देता हूं। याद रखिए यहां पर आपको एक यूरेशियन प्लेट दिख रही थी। क्लियर। और इस स्थान पर आपको पैसिफिक की प्लेट दिख रही थी। क्लियर। तो ये इस प्रकार से यहां पर आपको पैसिफिक ओशन की प्लेट दिखेगी, अर्थात प्रशांत महासागर की प्लेट दिखाई देगी। और ये आपको जो है वो यूरेशियन या एशियन प्लेट कह लीजिए, वो दिखाई देगी। क्लियर। तो यहां पर ये है एशियन मान लीजिए, और ये है पैसिफिक या मैं कहूं प्रशांत प्लेट। इन दोनों प्लेट्स के, ये दोनों और ये, इन प्लेट्स के आपस में टकराने के कारण याद रखिएगा कि एक द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। यह द्वीप समूह है वास्तविकता में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इस प्रकार से ये एक रफ आइडिया के लिए है। याद रखिए एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, यहां पे बीच में कॉम्प्लेक्स सिस्टम है प्लेट्स का। एक रफ आइडिया के लिए आपको इस प्रकार से याद रखना है कि आर्क कैसे बना है। क्लियर। तो इसी से जो है वो इंडोनेशिया के द्वीप समूह बने, इसी से क्राब बना। अब मैं इसके बारे में फिर डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ माइनर प्लेट्स भी हैं, यहाँ पर और भी एक्टिविटीज हुई हैं, परंतु अभी नट सेल समझने के लिए, एक ब्रॉडर सेंस में समझने के लिए ये चीज सब जो है वो सफिशिएंट है। क्लियर। चलिए अब वापस आ जाते हैं। याद रखिएगा कि ये जो द्वीप समूह आपको दिख रहे हैं, इसमें कोकोस ऊपर आता है, कोकोस सेपरेट होता है, कोकोस जल संधि थे। इसी प्रकार से नीचे आपको जो है सुमात्रा दिखेगा, ये ग्रैंड चैनल से। अब इन द्वीपों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा। याद रखें कि जो नॉर्थ अंडमान है, याद रखिए जो नॉर्थ अंडमान है, इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन हमेशा अपने माइंड में सेटल रखनी है कि नॉर्थ अंडमान में आपको दिखेगा नारकोंडम द्वीप, और याद रखिए नारकोंडम द्वीप जो है ये भारत का जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है, सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। क्लियर। इसी द्वीप समूह के पास याद रखिए आपको जो है वो सैडल चोटी दिखाई देगी। याद रखिएगा ये जो सैडल चोटी है ये अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर। इसी प्रकार से याद रखिए कि जो साउथ अंडमान है और जो लिटिल अंडमान है, याद रखिएगा ये भी एक चैनल से अलग होते हैं, और याद रखिए इसे कहा जाता है डंकन चैनल। क्लियर। अब इसके बाद याद रखिएगा जो मिडिल अंडमान है, इस मिडिल अंडमान में आपको बैरन द्वीप मिलेगा, बैरन द्वीप। ये याद रखिए ये भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। क्लियर। एक्टिव अर्थात कि ये अभी भी एक्टिव है, इससे अभी भी इरप्शन होने की संभावना है। इसी प्रकार से याद रखिए ये जो आपको साउथ अंडमान दिख रहा है, मैं इससे इस प्रकार से जो है वो बाहर निकालता हूं। याद रखिए साउथ अंडमान के लिए दो इंफॉर्मेशन है। पहली इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। याद रखिए पोर्ट ब्लेयर आपको इसी स्थान पर देखने को मिलेगी, और साथ में याद रखिएगा यहां पर आपको सेल्यूलर जेल दिखाई देगी। और अब इसकी इंफॉर्मेशन याद रखिए कि आपका कोई भी पॉलिटिकल मैंडेटा हो, आपका कोई भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, पर यह चीज याद रखेगा कि सेल्यूलर जेल किस लिए प्रसिद्ध है। तो हमेशा याद रखें एक व्यक्ति थे विनायक दामोदर दास सावरकर, उन्हें इसी जेल में जो है रखा गया था। इसी जेल को काला पानी रीजन के नाम से जाना जाता है, जिसे जहां पर अंग्रेज जो है वो बंदियों को छोड़ दिया करते थे, और ये एक बहुत ही खराब सजा हुआ करती थी, अमानवीय सजा हुआ करती थी। इसमें याद रखिएगा विनायक दामोदर दास सावरकर को इसी जेल में रखा गया था। यहां पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम भी वीडी सावरकर अर्थात विनायक दामोदर दास सावरकर, इस नाम से एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। यहां पर यह कहा जाता था कि वीडी सावरकर ने अपनी उंगली से दीवार पर आत्मकथा लिखने का भी प्रयास करा था। नो डाउट ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अब
अलग अलग समय पे जो राजनीतिक हलचलें देश में होती हैं उसके कारण कभी कोई नेता विलेनाइज हो जाता है, कभी कोई हीरो हो जाता है। तो इससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ये जो जेल है ये सेल्यूलर जेल है और यह प्रसिद्ध है विनायक दामोदर दास सावरकर और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को इस स्थान पर बंदी बनाकर रखा गया था। क्लियर। अब इसके अलावा यह इंफॉर्मेशन भी याद रखिएगा कि यहां जो एयरपोर्ट है इसे वीडी सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर। चलिए अब यहां याद रखिए कि नीचे आपको जो है वो लिटिल अंडमान दिखाई देगा, इसके नीचे फिर निकोबार आइलैंड्स आ जाएंगे। क्लियर है। अब यहां ध्यान से देखिए, ये जो ग्रेट निकोबार वाला पार्ट है, ध्यान से देखिएगा क्या बताना चाह रहा हूं मैं। याद रखिए ये जो ग्रेट निकोबार वाला पार्ट है, इस पार्ट के लिए कि यहां पर अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सेकंड हाईएस्ट पीक, ये दिखाई देगी। और याद रखिए इसे कहा जाता है माउंट थुई। थुई या थुई। क्लियर। और यह भी याद रखिएगा कि यहां पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु भी आपको दिखाई देगा। इस बिंदु को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और यह भी याद रखिएगा कि 2004 में आई हुई सुनामी के कारण ये बिंदु जो है वो सबमर्ज हो गया था। अब ये याद रखिए कि 2004 में आई सुनामी का कारण क्या था और इस कारण के पीछे का रीजन जो एक कंसेप्ट है उसे भी आपको पता होना चाहिए। जिस समय 2004 में, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करा है, आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं। जिस समय 2004 में सुनामी आई थी, पृथ्वी अपने अक्ष से जंप एंड बाउंस करी थी। याद रखिए जिस समय 2004 में सुनामी आई थी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपने स्थान से कई मीटर शिफ्ट हो गए थे। पूरा म्यांमार जो है वो अपने स्थान से कई मीटर शिफ्ट हो गया था। पृथ्वी का जो घूर्णन है ये चेंज हो गया था, दिन का समय कम हो गया था। इतना खतरनाक वो 2004 की सुनामी का मंजर था। याद रखिए मानव के ज्ञात इतिहास में अर्थात लिखे गए इतिहास के सबसे बड़े विस्फोटों में से एक था, सबसे विनाशकारी सुनामी थी और उसी में भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो पानी के अंदर चला गया, जिसे हम जो है इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो ग्रेट निकोबार में आता है। क्लियर है। 2004 में इस पूरे एरिया में सुनामी देखने को मिली थी। अब यहां पर याद रखिए कुछ और इंफॉर्मेशन। याद रखिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चलिए हम अपने मेन मैप पर आते हैं तो अब आपको और डिटेल में समझ में आएगा। देखिए अब यहां ना बहुत ध्यान से समझिएगा। क्लियर। याद रखें कि जिन लोगों ने, चलिए याद रखिए कि जिन लोगों ने वास्तविकता में भीमबेटका की गुफाओं का निर्माण करा था, क्लियर, अर्थात भीमबेटका की गुफाओं का निर्माण जिन मानवों ने किया था, उन्हीं मानवों ने जो है आगे तक पलायन करा। और याद रखें कि पलायन के क्रम में ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आज आपको अलग दिखाई दे रहे हैं, याद रखिएगा एक समय ये द्वीप जो है सतत रूप से आगे तक जुड़े हुए थे और उन्हीं मानवों का पलायन होते हुए ये उत्तरी अंडमान की तरफ आए और अंडमान और निकोबार के बीच में प्रॉपर गैप था। क्लियर है। तो अंडमान अलग था, निकोबार अलग था, लेकिन अंडमान का एक्सटेंशन अर्थात विस्तार ऊपर तक था। और ये जो मानव ने यहां पर भीमबेटका की गुफाएं बनाई थी, वही मानव चलते हुए यहां तक आए थे। और याद रखिए अगर जब हम कभी पढ़ेंगे ट्राइब्स के बारे में तो आप पाएंगे कि एक ट्राइब थी जिसे कहा जाता था निग्रो ट्राइब, आज भी एग्जिस्ट करती है, इन्हें निग्रोइट्स के नाम से जाना जाता है। और याद रखिए कि ये जो निग्रोइट्स थे जिन्होंने यहां पर केव्स बनाई, ये कंटिन्यूएशन में यहां तक आए थे, जो ये दिखाता है कि ये जुड़ा हुआ था आगे तक। और ये याद रखिए कि समय के साथ ये जो है ये अलग हो गए मेनलैंड से, मुख्य भूमि से। पूरी दुनिया में आगे प्रगति हुई लेकिन पूरी दुनिया से ये कटे रहे और आज भी ये कटे हुए हैं। और आपको दिखाई देगा ये बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे आप इमेजिन अगर करें तो थोड़े आदिम जो मानव थे उस प्रकार से। याद रखिए कई जगह इन्हें जो है कैनिबलिस्टिक कहा जाता है, स्वजाति भक्षी कहा जाता है। आउटसाइडर्स के लिए बहुत ज्यादा जो है ये अग्रेसिव हो जाते हैं। अभी एक समय जो है, एक आज से कुछ समय पहले, करंट का इशू नहीं है तो इसके नोट्स नहीं बनाइएगा, लेकिन याद रखें कि आज से बहुत समय पहले एक अमेरिकी पत्रकार इस एरिया में एंटर करे थे जहां पर मना था एंटर करना। नॉर्थ सेंटिनलीज वाला पार्ट, यहाँ सेंटिनल एक द्वीप है, या अभी मैं उसके बारे में डिस्कस भी करूंगा, तो वहां पर ये एंटर करे और ऐसा कहा जाता है कि उनके केवल कंकाल बाहर आए, उस रिपोर्टर का केवल कंकाल बाहर आया।
रीजन क्या है? माना यह जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो कैनिबलिस्टिक हैं, स्वजाति भक्षी है, पर ऐसा है नहीं, बस ये अग्रेसिव हैं आउटसाइडर्स के लिए। फाइन। अब समझिए कि यहां पर जो लोग हैं, खासकर कुछ ट्राइब्स, वैसे तो बहुत सारी ट्राइब जो है वो सिविलाइज्ड हो चुकी हैं, लेकिन कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो आज भी जो है उसी कंडीशन में है जैसा एक समय पर हम थे, या फिर आप कह सकते हैं कि जिन्होंने भीमबेटका की गुफाएं बनाई थी वो लोग थे। तो आपको याद रखने योग्य इंफॉर्मेशन ये है कि नॉर्थ अंडमान वाले पार्ट में आपको दिखाई देगी निग्रो ट्राइब। और इसमें कौन कौन सी ट्राइब्स आती हैं? तो सबसे पहले तो याद रखिए ओरोंग ट्राइब भी आपको थोड़ी सी ही सही पर यहां देखने को मिलती है। मैं नाम केवल रिपीट करूंगा, डेडिकेटेड क्लास जब हम ट्राइब्स पे बनाएंगे अंडमान निकोबार की तब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इसे नोट डाउन जरूर करें कि यहां पर आपको जो है वो निग्रो दिखाई देते हैं। मैं इस प्रकार से लिख दूं, यहां आपको निग्रो दिखाई देंगे। और इसमें कौन कौन से हैं? तो एक तो आप याद रखिए कि आपको अंडमानीज, फाइन, ये एक ट्राइब दिखेगी। क्लियर? इसकी जनसंख्या 100 से 150 के बीच में ही बची है, तो इसलिए आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। याद रखें मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले याद रखिएगा नॉर्थ अंडमान के लिए, नॉर्थ अंडमान में आपको जो है वो एक ट्राइब दिखेगी। ये याद रखिएगा कि नॉर्थ अंडमान में अंडमानीज मिलते हैं मुख्यतः। क्लियर? 100 से 50 बचे हुए। इसी प्रकार से ओरोंग ट्राइब, फाइन, यहां मैं नाम लिख देता हूं, ये आपको दिखाई देगी लिटिल अंडमान में। क्लियर? ओके। इसके बाद याद रखिए एक है सेंटिनलीज, और ये जो सेंटिनलीज हैं याद रखिएगा ये मुख्यतः नॉर्थ अंडमान के आसपास आपको मिलेंगे सेंटिनल आइलैंड्स के नाम से। और इनके लिए कहा जाता है कि ये प्रॉपरली जो है वो निग्रोइड्स के फॉर्म में, और वो भी वो निग्रोइड्स जो एक समय पर मुख्य भूमि में उन गुफाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे, उन लोगों के सबसे नियरर हैं। याद रखिएगा कि ये मुख्य भूमि से अलग होते गए, और अलग होने के बाद जो डेवलपमेंट, जो विकास आपको देखने को मिला अन्य क्षेत्रों में, वो विकास यहां पर नहीं पहुंचा। तो ये आज भी उसी दशा में हैं। कई बार भारत सरकार ने जो है इनकी कंडीशंस को सुधारने के लिए प्रयास करा। एक टाइम पे यहां पर प्लेग फैल गया था, बहुत सारे ट्राइबल लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई। भारत सरकार ने बहुत ट्राई करा हेल्प करने का, परंतु ये संभव नहीं था। एक समय पर हम मैच बॉक्स देने का प्रयास करा था, माचिस देने का प्रयास करा था। आप पाएंगे उस समय काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। मैं अभी किसी का नाम लेकर इस रिसर्च को और ज्यादा जो है वो आगे नहीं बढ़ाना चाहता, पर याद रखिए कि ये जो ट्राइब्स हैं ये अपने स्थान पर खुश हैं, हमें इनमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। परंतु एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपको इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। क्लियर? देखिए मैं ये मानकर चलता हूं कि आप इन सभी का नोट्स जरूर बना रहे होंगे। देखिए मैं 1 मिनट का आपसे एक डिस्कशन करना चाहता हूं। समझिए इस चीज को कि जो कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, ये कंटेंट इससे और भी बेहतर फॉर्म में आप हमारे P2I बैचेस में ले पाएंगे। यहां पर 1 घंटे की क्लास होती है, वहां पर मैं आपको पूरी ज्योग्राफी टॉपिक वाइज सीक्वेंस में, उसमें फिजिकल भी आएगा, जियोमॉर्फोलॉजी अर्थात भू आकृति विज्ञान भी आएगा, क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान भी आएगा, ओशनोग्राफी अर्थात समुद्र विज्ञान भी आएगा। ये सारा पोर्शन मैं सिलसिले से कवर करूंगा। अगर आप कहें कि सर ये सारा यूट्यूब पर भी करा दें, तो बच्चे मैं चाहता हूं, हमारी टीम भी चाहती है कि हम ये सारा कुछ आपको फ्री में दे दें, हम सारा कुछ आपको यूट्यूब पर पढ़ा दें। परंतु समस्या ये है कि ये इतना बड़ा, इतना लेंदी हो जाएगा। एक वीडियो 3-3 घंटे का होगा, और 3 घंटे के फिर ऐसे बहुत सारे वीडियोस 40, 45, 50 प्लस वीडियोस लग जाएंगे, और इसे कोई बहुत ज्यादा बच्चे इसे पसंद नहीं करेंगे। इतना कंटेंट यूट्यूब पर डालने पर एक तो कंटेंट डिलीवर आप तक नहीं होगा, आप बेहतर तरीके से उसे यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, और याद रखिए इसकी क्वालिटी फिर कम हो जाएगी। क्लियर? अब अगर आप इस चीज की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई कॉस्ट होगा। फाइन, अगर आप जो है ये वीडियो 24 को देख रहे हैं, 24 सितंबर को देख रहे हैं, तो एक लॉन्ग टर्म बैच का आपके पास ऑप्शन है, और साथ में आपके पास P2I का 2024 का है, एक 24 का है, 25 का है। फाइन, तो आपको कल के मेरे वीडियो से इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। फाइन, मैंने लाइव बैच में जो है इसका भी एक बारे में एक छोटा सा डिस्कशन रखा था। आप अगर संभव हो तो मेरी जेन्युइन एडवाइस है, देखिए आप एडमिशन लोगे उसके बाद फिर आपकी मुलाकात मुझसे ही होगी। फाइन, अगर हो सका तो पॉसिबल हुआ तो मैं ही आपका मेंटोर भी बनूंगा। फाइन, तो वहां पर फिर आप जो है वो लाइव क्लास में, देखिए क्लास क्या होती है उस समय ऐसा होता है कि अब ऑप्शंस ऐसे हैं कि लाइव क्लास में आप हैंड रेस करके ऑडियो वीडियो से क्लास में पूछ सकते हैं। फाइन, इसके अलावा आपका जो मेंटर होगा उसके साथ आप मीटिंग्स कर सकते हैं।
फाइन। जब आपको समझ में नहीं आएगा, मेंटोर आपको हरदम अवेलेबल होगा और आपकी चीजों का आंसर करेगा। जूम पे मीटिंग होगी और वो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा अगर रिक्वायर्ड है तो, अदरवाइज आप जो है वो डायरेक्टली कनेक्शन के थ्रू भी उससे बात कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि अगर आप चाहते हैं और सीरियस एस्पिरेंट है, क्योंकि ऐसे वीडियोस ज्यादातर जो है वो सीरियस एस्पिरेंट ही देखते हैं, तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप जरूर जो है, एक जेन्युइन एडवाइस है, आप जरूर जो है आए हमारे P2I बैचेस में। क्लियर? वहां फिर मैं आपको और भी ज्यादा डिटेल में और भी ज्यादा बेहतर तरीके से और खुलकर आपसे बात कर पाऊंगा। क्लियर? तो चलिए अब हम वापस आते हैं इस पे। याद रखिएगा कि ये जो सुमात्रा वाला पार्ट है, ये सुमात्रा वाला पार्ट नीचे से अलग था, ये अलग था। अब देखिए ऊपर आपको ये जो ट्राइब्स दिखेंगी, इसमें निग्रोज हैं, जवारा। निग्रो जो है वो बेसिकली एक सेक्शन का नाम है ट्राइब के। इसमें आपको जवारा दिखेगी, ओरोंग्स दिखेंगे, और ओरोंग्स का एक पार्ट है, याद रखिएगा, ब्रुनोई में भी मिलता है, उसे ओरोंग असली के नाम से जाना जाता है। यस, वर्ड इज कॉल्ड असली। फाइन। और इसमें आपको अंडमानीज दिखेंगे, और ये अभी मैंने जिसके बारे में बताया सेंटिनलीज, ये दिखाई देंगे। क्लियर है? अब इसके बाद याद रखिए ये जो नीचे वाला पार्ट है, यहां आपको मोंगोलाइट्स दिखेंगे। फाइन। अब आप कहेंगे मोंगोलाइट्स क्या होते हैं, तो याद रखिए मोंगोलाइट्स जो है, जैसे निग्रोज में आपको दिखेगा कि फिश शोल्डर होते हैं। देखिए हम जो है रेसिस्ट नहीं है, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे, हम किसी की इंसल्ट नहीं कर रहे, किसी को श्रेष्ठ किसी को हीन नहीं कह रहे, बट आपको पता होना चाहिए फाइन कि जो निग्रोज होते हैं इसमें फिश शोल्डर होते हैं, अर्थात आपके जो शोल्डर्स या मेरे जो शोल्डर्स होंगे ये होते हैं फ्लैट शोल्डर्स। हम बिलोंग करते हैं बेसिकली आर्यंस से। फाइन। आर्य आए थे तो आपको थोड़ा सा शोल्डर्स जो है वो ब्रॉड शोल्डर्स दिखेंगे। जो आर्य थे वो कैसे थे, तो आपको दिखाई देगा कि हल्की नीली आंखें थी। क्लियर? हिरण्यकेशु, ये विश्वामित्र ने लिखा है, ये मैंने नहीं बोला। याद रखिए कि विश्वामित्र ने अपनी बुक में लिखा है वी द हिरण्यकेशुस। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं ताकि कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो। इसका जो ट्रांसलेशन है उसमें हिरण्यकेशु का मतलब है गोल्डन कलर के हेयर्स थे, ब्लू कलर की आईज थी, प्राउड नोज था, अपवर्ड चेस्ट था, गोल जो है वो शोल्डर्स थे, और बिग थाइज थी। आप नोटिस करेंगे आपकी थाइज में जो इनर पार्ट है वो इनर पार्ट सॉफ्ट होगा। फाइन। ये दिखाता है कि जो आर्य थे ये वास्तविकता में सेंट्रल एशिया से घोड़ों से बैठकर आए थे। क्लियर है? और ये भी याद रखिएगा कि हमारी जो जेनेसिस है उसमें आर्यंस का डीएनए प्रेजेंट है, इसी प्रकार से हमारे डीएनए में द्रविडियंस का भी डीएनए मिक्स है। तो आपको कुछ और फीचर्स दिखेंगे, जैसे हम सभी के बाल जो है वो ब्लैक होते जा रहे हैं, समय के साथ जो है वो आंखें काली होती जा रही हैं। फाइन। अब इसी तरह से एक ट्राइब है जिसे कहा जाता है मंगोल ट्राइब। याद रखिए मंगोल ट्राइब के भी कुछ फिजिकल फीचर्स है, इनमें जो है वो पैर थोड़ा सा बड़ा होता है। फाइन। एज कंपेयर टू अदर ट्राइब्स इनका जो फुट साइज है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। कारण क्या है कि ये पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, और पर्वतीय क्षेत्र में रहने के कारण आपको दिखाई देगा कि पर्वतीय क्षेत्र में ऊपर से नीचे बार बार माइग्रेट करेंगे तो पहाड़ चढ़ना उतरना बार बार करना होगा, इसलिए अपने आप को सही तरीके से सेटल रखने के लिए पैरों का साइज बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा यह भी याद रखिएगा कि इनमें जो है वो बॉडी हेयर्स थोड़े से कम होंगे, आंखें थोड़ी थोड़ी सी बंद रहा करेंगी, पर आप ऐसा ना समझें कि हम रेसिस्ट हो रहे हैं। क्लियर? हल्का सा आंख थोड़ा सा जो है वो छोटी होगी। रीजन क्या है कि तेज हवाएं चलेंगी पहाड़ी क्षेत्रों में। बॉडी हेयर्स कम क्यों होंगे? यहां पर आपको ज्यादा बाल नहीं दिखेंगे। रीजन क्या है? रीजन सिंपल सा है, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है। फाइन। माउंटेन में ऊपर जाएंगे तापमान कम हो जाएगा, माउंटेन में नीचे आओगे तापमान बढ़ जाएगा, तो इतना ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होगा कि बॉडी हेयर्स जो है समय के साथ गायब हो जाएंगे। तो कुछ आपको ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ नीचे आपको मंगोल ट्राइब्स दिखेंगी। क्लियर? अब ये मंगोल ट्राइब आई कहां से? यहां जब ऊपर तो हमको दिखाई देते हैं निग्रो, तो नीचे मंगोल कैसे आए? तो याद रखिए ये सुमात्रा आइलैंड एक समय पर इससे जुड़ा हुआ था। ऊपर वाला भाग जो है वो हमारे एरिया से, नीचे वाला भाग जो है सुमात्रा के पास से हल्का सा जुड़ा हुआ था, और ये सामान्य माइग्रेशन के फॉर्म में यहां पर आए थे। तो मंगोल ट्राइब नीचे, निग्रो ट्राइब ऊपर, और इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार का। आई होप आपने इसे नोट डाउन करा होगा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी जो कुछ देर पहले मैंने आर्य के बारे में बताया, याद रखिए इस पे कई बार बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। हिटलर से लेके आज तक यहाँ सुभाष चंद्र बोस तक, मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल फाइन। एक बहुत ग्रेट व्यक्ति है और एक जो है वो मास मर्डरर है। फाइन। तो आई थिंक आप जो है सामंजस्य बैठा पा रहे होंगे कि मैं किसके बारे में कह रहा हूं। फाइन। तो जहां सुभाष चंद्र बोस भी अपनी बुक में आर्य के बारे में बात करते हैं, इसी प्रकार से हिटलर भी अपने जो है बुक में आर्यों के बारे में बात करता है। कारण क्या है? कारण यह है कि ह्यूमंस की कुछ सबसे अच्छी ब्रीड में से, अगर मैं थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक हो जाऊं, तो सबसे अच्छी ब्रीड में से एक थे आर्य। फाइन। आपने सुना होगा महाभारत में भी कृष्णा बार बार बोलते हैं सुनो आर्य।
फाइन, ये बताता है कि एक्चुअली कल्चरली हम बिलोंग करते हैं आर्य से। और याद रखिए आर्य का जो बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको जो है वो बहुत अच्छी दिखाई देगी। फाइन, आपको ब्लू कलर की आईज दिखेगी, ये सेंट्रल एशिया से आते थे, ठंडे एरिया से। फाइन, और इनके शोल्डर्स बड़े थे। प्राउड शोल्डर्स का मतलब होता है, प्राउड चेस्ट का मतलब होता है अपवर्डेड चेस्ट, और शोल्डर का मतलब होता है राउंड शोल्डर्स। फाइन, तो राउंड शोल्डर होंगे, अपवर्ड चेस्ट होगा, प्राउड नोज होगा, ब्लू कलर की आईज होंगी, और बॉडी साइज बड़ा होगा। बॉडी साइज बड़ा होने का रीजन क्या है? मैंने मानव और आर्द्रता के संबंध वाले चैप्टर में आप जाकर जो वैल्यू एडिशन की, अभी मैंने सीरीज को अलग कर दिया, मैपिंग की सीरीज अलग है, वैल्यू एडिशन की सीरीज अलग है, आप वहां जाकर देखिएगा कि मैंने वहां पर डिस्कस करा है कि मानव का आर्द्रता के साथ क्या संबंध है। और उस आर्द्रता वाले संबंध वाले पार्ट में मैंने डिटेल में समझाया है कि आपको दिखेगा कि हमारे यहाँ पर एक्टर्स का सबसे जो है, मैं मानकर चलता हूं सबसे खूबसूरत लोग जो है वो सिनेमा में आते हैं। फाइन, तो आपको दिखेगा कि हमारे यहाँ एवरेज हाइट भी हमारे हीरोज की 6+ नहीं है, परंतु आप पाएंगे हमारे सबसे लंबे हीरो की भी हाइट शायद 6.5 फीट नहीं होगी, हो सकता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं आपको। लेकिन आप ऊपर जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे, खासकर यूएसए या फिर कनाडा या फिर नॉर्डिक नेशन में, वहां एवरेज हाइट ज्यादा दिखाई देगी। रीजन क्या है? आर्द्रता की कमी। फाइन, जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। फाइन, तो ये याद रखिए कि ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और आर्द्रता वाले चैप्टर में मैंने इसे डिस्कस करा है, आप चाहें तो वहां जाकर देखें, आपका नॉलेज बहुत बढ़ेगा। और ये याद रखिए कि एक बिल्कुल सच बात है, प्लीज मुझे गलत ना ले, प्लीज मुझे ऐसा ना समझे कि मैं किसी एक को टारगेट कर रहा हूं, पर ये सच्चाई है कि थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के रिजल्ट में। और इस रिजल्ट के डिफरेंस का कारण क्या है? कारण यह है कि हिंदी मीडियम जो है अभी उतना क्वालिटी कंटेंट तक पहुंचना नहीं चाह रहा है। कंटेंट है और कंटेंट थोड़ा सा लिमिटेड है। एक तो मेरा प्रयास ये है कि ये सारा कंटेंट मैं आप तक लेकर आऊं। फाइन, हम सारी टीम मिलकर जो है आप तक वो कंटेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप याद रखिए कि आपको ये कंटेंट जो, जैसे मैंने अभी जो वैल्यू एडिशन की सीरीज है उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो है कवर करे, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हो या फिर इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो, ये अंतः प्रजनन की समस्या हो या प्रजनन विकार हो, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं यूपीएससी में। और इससे रिलेटेड विरले ही रेयरेस्ट केस में कोई एकाध हिंदी में वीडियो दिखेगा, जबकि इंग्लिश में बहुत सारे वीडियोज हैं। फाइन, तो ये सारा कुछ कन्वर्ट करके, ये सारा कुछ एक कंपाइल करके आप तक लाने में बहुत एफर्ट लगता है, और हम ये चाहते हैं कि आप इसे थोड़ा सा अप्रिशिएट करें। आपका थोड़ा अप्रिशिएशन हमें बूस्ट देगा, मोटिवेशन देगा आप तक ये सारा कुछ एक बार में लाने के लिए। क्लियर? तो चलिए, इतना पोर्शन इसके लिए जानना आवश्यक था, इतना हमने देख लिया। अब हम आते हैं लक्षद्वीप वाले पार्ट पे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहां ध्यान से देखिए, याद रखिए कि लक्षद्वीप में इसके बारे में आपको क्या क्या जानना है। चलिए आ जाएं, इसे देखते हैं। सबसे पहले याद रखिए, जस्ट अ सेकंड, मैं इसे यहां से हटा दूं, अन्यथा की स्थिति में आपको ये मिलेगा नहीं। आप चाहें तो ये जो है ये पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का नाम है अभिनव बोहरे ज्योग्राफी के नाम से, मैं यहां लिख देता हूं, जस्ट अ सेकंड। ये है अभिनव बोहरे जस्ट सेकेंड ज्योग्राफी, इस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप प्लीज जाकर ये पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके काम ही आएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। याद रखिए इस प्रकार से, याद रखिए आपको जो द्वीप दिखाई दे रहा है यहां पर इस प्रकार से, ये है लक्षद्वीप। मैं इसे और भी विजिबल कलर से ड्रॉ कर दूं। याद रखिए ये है लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप के लिए पहली इंफॉर्मेशन तो याद रखिए कि लक्षद्वीप में आपको जो है वो दिखाई देंगे कि ये निर्मित है प्रवाल से। जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स। अब याद रखिए कि ये प्रवाल का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए, ये एक्सोस्केलेटन एनिमल होते हैं, अर्थात ऐसे जीव होते हैं जिनका कंकाल तंत्र जो है इनके शरीर से बाहर होता है। इनमें इस प्रकार के जो है वो टेंटिकल्स लगे होते हैं। इन टेंटिकल्स में आपको एक जीव दिखाई देगा जिसे कहा जाता है जूजेंथली। फाइन, ये है प्रवाल और ये है इसके टेंटिकल्स, और इन टेंटिकल्स पर आपको दिखाई देगा जूजेंथली नामक एक जीव। क्लियर? अब ये जूजेंथली क्या होता है? तो जूजेंथली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है
और इस क्रिया के द्वारा जो है ये प्रवाल को क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, साथ में ये जो है एक वेजिटेशन है तो अपने आसपास मछलियों को आकर्षित भी करेगा। अब प्रवाल एक ऐसा जीव है जिसका आउटर पोर्शन अर्थात बाह्य जो शेल है ये हार्ड होता है, इसकी हड्डियों से बना होता है। जब कभी ये प्रवाल जूजेंथली के साथ होता है, इस जीव के साथ होता है, तो ये होता है कलरफुल अर्थात इसमें रंग होता है। क्लियर। अब जब कभी इस जीव की मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण से तो ये प्रवाल जो है ये सफेद हो जाता है, जिस क्रिया को कहते हैं प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग। ये होता क्यों है, तो याद रखिए ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण वास्तविकता में होगा ये कि तापमान बढ़ने से जूजेंथली की मृत्यु हो जाएगी, या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज है ये सी लेवल को बढ़ा देगा। सी लेवल को बढ़ने से आप पाएंगे कि ये अगर सागर है तो इसमें केवल और केवल 200 फीट की गहराई तक ही सनलाइट जाती है। अब अगर जल स्तर बढ़ेगा और कोई प्रवाल अभी यहां पर है, अब अगर जल स्तर बढ़ जाए तो फुटिक जोन अर्थात जहां तक सनलाइट जाएगी वो क्षेत्र ऊपर हो जाएगा, प्रवाल नीचे हो जाएगा और प्रवाल के अंदर ऊपर से जूजेंथली की मृत्यु हो जाएगी, जिससे कुछ ही समय पश्चात जो है प्रवाल का कलर चला जाएगा, जिसे प्रवाल विरंजन की क्रिया कहा जाता है। तो याद रखिए प्रवाल विरंजन से जो है वो प्रवालों की मृत्यु होती है। सामान्यतः जब प्रवाल की मृत्यु होती है तो इनकी जो अस्थियां हैं अर्थात इनकी जो बॉडीज हैं वो आपस में डिपॉजिट हो जाती हैं, आपस में जम जाती हैं और जम के चट्टान का रूप धारण कर लेती हैं, और इस चट्टानी रूप को जो है वो कहा जाता है प्रवाल भित्ति, और इससे बनने वाले द्वीप को कहा जाता है प्रवाल द्वीप। क्लियर। तो याद रखिएगा यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा द्वीप है इसे कहा जाता है प्रवाल द्वीप, और प्रवाल द्वीप का एक अच्छा उदाहरण यहां पर आपको दिखाई देगा लक्षद्वीप। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहां नाम लिख दूं, इसे कहा जाता है प्रवाल द्वीप। और याद रखिए प्रवाल द्वीप का उदाहरण क्या है, लक्षद्वीप। अब याद रखिए कि लक्षद्वीप का वास्तविक मतलब होता है 1,00,000 द्वीप, परंतु यहां पर हैं कुल 36 आइलैंड्स। क्लियर। और इन 36 आइलैंड्स में याद रखिएगा कि सारे में लोग नहीं रहते। कारण क्या है, उच्च ज्वार के समय जो है ये पानी के अंदर चले जाते हैं। ठीक। अब यहां याद रखिए कि ये जो द्वीप है इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो समझिएगा इनका निर्माण ऐसे हुआ कि अब देखिए मैं यहां एक डायग्राम बनाने वाला हूं, जस्ट अ सेकेंड। याद रखें ये इस प्रकार से एक सागर है। क्लियर। मैं यहां पर सागर ड्रॉ कर देता हूं। क्लियर। अब थोड़ा स्पेस दें, यहां ध्यान से देखिए। याद रखिए कि मान लेते हैं किसी गतिविधि के कारण यहां पर एक पहाड़ का निर्माण हो गया। क्लियर। अब इस पहाड़ के ऊपर अब चूंकि यहां तक जो है फुटिक जोन है अर्थात सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो आप पाएंगे कि इस पर जो है वो प्रवाल जीवों का विकास हो गया। जस्ट अ सेकेंड, यहां पर जो है प्रवाल उगाए। ओके। अब धीरे धीरे करके इन प्रवालों की मृत्यु हो गई, इसके ऊपर और प्रवाल उगते आ गए, तो इस प्रकार से जो है प्रवालों का कवर बनता गया। क्लियर। और इन प्रवालों का कवर बनते बनते ये कवर जो है वो ऊपर तक आ गया। याद रखिए जब ये ऊपर तक आ गया तो ये एक द्वीप के रूप में दिखाई देने लगा, इसे कहा जाता है प्रवाल द्वीप। क्लियर। अब ये याद रखिए कि इस प्रकार से प्रवाल द्वीप बनने के लिए आपको नीचे एक पर्वत होना आवश्यक है। तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि हिंद महासागर में एक रिज है। क्लियर। एक कटक है। अब ये कटक कहां से आया तो मैं किसी दिन और आपके साथ जो है इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, परंतु ये याद रखिए कटक का मतलब होता है कि इस प्रकार से सागर के अंदर कम ऊंचाई की पहाड़ियों का उपस्थित होना। क्लियर। जो पानी के अंदर हैं। क्लियर। इन्हें कटक कहा जाता है, इन इंग्लिश में रिज बोलते हैं। अब ये जो रिज हैं ये एक चेन के फॉर्म में उपस्थित होती हैं, इस प्रकार से आगे जाती हैं। अब इसी के ऊपर जहां जहां कोरल उगे वहां वहां पर द्वीप बने। तो याद रखिए कि जो हमारा लक्षद्वीप है ये वास्तविकता में एक रिज में बना है, और ये रिज कौन सी है, तो इस रिज का नाम है लक्षद्वीप और सुकोत्रा। सुकोत्रा और सुकोत्रा के अलावा एक और नाम है छागोस। ये रिज है, इसमें आपको एक ये दिखाई देगा, और इसी प्रकार से आप चलते हुए आएंगे तो आपको इस स्थान पर जो है वो मालदीव दिखाई देगा। ये इस रिज या इस कटक वाले भाग का मध्यवर्ती क्षेत्र है।
और नीचे आपको यहां पर जो है वो सुकोत्रा दिखाई देगा। अभी मैं इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करूंगा, डोंट वरी, हम पूरा कवर करेंगे। क्लियर। अब यहां याद रखिए कि जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का नाम है एक लाख द्वीप है, 36 द्वीप, ज्यादातर जो है वो पानी में सबमर्ज हो जाते हैं। इसमें ऊपर वाला जो है इसमें मुख्यतः अमीन द्वीप है, अमीन द्वीप है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इनमें से मुख्यतः जो है वो कनानोरे द्वीप है। अब याद रखिए लक्षद्वीप और मालदीव, ये जैसा मैंने आपको बताया ये 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। यहां है 8 डिग्री चैनल। इसी प्रकार से याद रखिएगा अमीन द्वीप तथा कनानोरे द्वीप, इसी प्रकार जो अमीन और कनानोरे है ये सेपरेट होते हैं 11 डिग्री चैनल से। क्लियर। और ये याद रखिए लास्ट इंफॉर्मेशन, कंफ्यूज ना हो, देखिए ये 8 डिग्री है, ये 11 डिग्री है, 10 डिग्री मैंने आपको पहले बता दिया था, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और याद रखिए लक्षद्वीप में सबसे नीचे इस प्रकार से ये जो द्वीप आपको दिखाई दे रहा है ये सबसे नीचे का द्वीप है लक्षद्वीप का, इसे कहा जाता है मिनिकॉय। फाइन। तो याद रखिए कि लक्षद्वीप में अमीन द्वीप और कनानोरे ये 11 डिग्री से अलग होते हैं। 10 डिग्री से कौन अलग होता है? अंडमान और निकोबार अलग होते हैं। 8 डिग्री से आपको लक्षद्वीप और यहां पर मैं नाम लिख दूं मालदीव, ये अलग होते हैं। अब लक्षद्वीप का कौन सा द्वीप सबसे नीचे है? मिनिकॉय। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मिनिकॉय मालदीव से अलग होता है। और याद रखिए मिनिकॉय और बाकी का लक्षद्वीप इस प्रकार से, ये लास्ट है, इसके बाद मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। आई नो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। इसे जो है वो 9 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री। क्लियर, ये सारा कुछ कवर्ड। ओके। अब यहां याद रखिए ये है छागोस। अब मैं इनके बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए हम अपने मेन मैप पर चलते हैं। और उसके पहले इतना और याद रखिएगा, ये जो लक्षद्वीप वाला जो पार्ट है इसके लिए याद रखें ये अपने नारियल के लिए, जिस नारियल को कहा जाता है लक्षद्वीपी नारियल, फाइन, के लिए काफी फेमस है। और इस नारियल की एक विशेषता होती है कि इसमें बहुत ज्यादा क्रीम देखने को मिलती है। क्लियर। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग में सेटल डाउन रखिएगा। चलिए अब हम अपने मेन मैप पर चल के इन आइलैंड्स के बारे में कुछ समझते हैं। आइए देखते हैं मेन मैप से। देखिए याद रखें कि ये मॉरिशियस है। क्लियर। मॉरिशियस के लिए याद रखिए कि ये किसकी कॉलोनी अर्थात किसका उपनिवेश था? तो ये फ्रांस का जो है उपनिवेश हुआ करता था। क्लियर। अब याद रखिए कि ये जो सुकोत्रा है, क्लियर, ये सुकोत्रा बेसिकली ओन करता है अभी के समय यूके। यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम। क्लियर। अब यहां याद रखिए ये जो यूके है इसने इसे लीज पर दे रखा है किसको? यूएसए को। और यहां पर एक द्वीप है जिसे कहा जाता है सोलोमन द्वीप। और याद रखिए सोलोमन द्वीप इसका सुकोत्रा का जो है सबसे उत्तरी द्वीप है। आपको ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट एटलस में पेज नंबर 97 या 101 पे जहां पर महासागरों की मार्किंग है वहां ये मिलेगा, बाकी स्थान पर ये मार्किंग नहीं मिलेंगी। तो आप वहीं पर जाकर मार्क करें, स्टिकी नोट से उसको चिपकाएं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2 बार देखें। क्लियर। अब समझिए, याद रखिए कि सुकोत्रा में जो ऊपर वाला द्वीप है इसे कहा जाता है सोलोमन द्वीप, ये इसका सबसे उत्तरी द्वीप है। इसमें एक द्वीप है या एक क्षेत्र है जिसे कहा जाता है डियागो या डिएगो गार्सिया। आप जाकर देखें इसके बारे में तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं एक बार वो जो जूम करा हुआ मैप है मैं वहां आपको इसे दिखाता हूं तो और अच्छे से समझ में आएगा। याद रखिए, आप समझें, इसे कहा जाता है सोलोमन और यहां पर जो है इसे कहा जाता है डियागो या डिएगो गार्सिया। क्लियर। और याद रखिए
कि डिएगो गार्सिया को और इस पूरे आइलैंड को यूके ने यूएसए को दिया। यूएसए ने अपना यहां पर मिलिट्री कमांड बनाया है और ये मिलिट्री कमांड जो है 1971 के आसपास पूरे तरीके से सेटल डाउन हो गया। उस समय जो है ये स्टैंड करता था पाकिस्तान को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए, इंडिया को काउंटर करने के लिए। 1971 के युद्ध में जो यूएसए ने हमें ब्लैकमेल दिया था, जिसे नेवल ब्लैकमेल या मिलिट्री ब्लैकमेल के नाम से जाना जाता है, वो इसी स्थान से था। यूएसए के न्यूक्लियर चार्ज सबमरीन हिंद महासागर तथा बे ऑफ बंगाल के एरिया में इसी एरिया से होते हुए आए थे और वो कभी बाहर नहीं गए। इसके अलावा यह भी याद रखिएगा, आज के समय ये हमारे फेवर में है। आपको दिखाई देगा कि इंडो पैसिफिक रीजन जो इस प्रकार से है, अगर मैं आपसे कहूं जस्ट अ सेकंड, याद रखिए कि ये है बेसिकली इंडो पैसिफिक एरिया अर्थात हिंद प्रशांत क्षेत्र। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपको ऊपर दिखाई देगा चाइना, और याद रखिएगा चाइना यहां पर अपनी इंपीरियलिस्टिक एक्टिविटीज अर्थात साम्राज्य विस्तारवादी नीतियों को एग्जीक्यूट करता है, जिसे काउंटर करने के लिए यूएसए की एंट्री होती है और यूएसए यहां पर एंटर कर पाता है और चाइनीज अग्रेशन को रोक सकता है और इंडिया की हेल्प करता है इसमें बाय यूजिंग सुकोत्रा में ये प्लेस जिसका नाम है क्या, बाय द प्लेस जिसका नाम क्या है, डिएगो गार्सिया। क्लियर। अब ये याद रखिए कि यहां पर इस कार्य को करने के लिए एक जो है वो आप कह सकते हैं रिजीम बनाया गया है, जिस रिजीम को कहते हैं क्वाड। क्वाड अर्थात 4, और इसमें कौन कौन आता है, इसमें आता है इंडिया, इसमें आता है यूएसए, इसमें आता है जापान, इसमें आता है ऑस्ट्रेलिया, और ये वो देश हैं जो मिलकर काउंटर करते हैं किसे, चाइना को। ये एंटी चाइना आप कह सकते हैं, सो कॉल्ड एंटी चाइना जो है वो नेशंस हैं। क्लियर। अब इसमें याद रखिएगा कि सुकोत्रा में ये एरिया जहां पर जो है आपको दिखाई देता है क्या, यूएसए का कमांड। अब इसमें याद रखिए कुछ ज्योग्राफिकल, ये हो गया इसका जियोपॉलिटिकल एंगल, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसे नोट डाउन करा होगा। अब सेकेंडली इसमें याद रखिएगा कि ये जो क्षेत्र है ये वास्तविकता में अटोल है। अब आपके दिमाग में आएगा कि अटोल क्या होता है, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे आवश्यक रूप से अपने नोट्स में बनाएंगे। क्लियर। और ये ध्यान से देखें, मैं इसमें शेडिंग कर दूं, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। ध्यान दें, ये एक पर्वत है, तो माना कि ये एक पर्वत वाला क्षेत्र है, और ये याद रखिए कि ये पर्वत क्या है, ये पर्वत जो है वो सबमर्ज हो चुका है, अर्थात ये पानी के अंदर स्थित कोई पर्वत है। क्लियर। इस स्थान तक तो जो है वो मान लेते हैं पानी भरा है। क्लियर। अब याद रखिए कि इस पर्वत पर जब कोरल का निर्माण होगा या प्रवाल का निर्माण होगा, तो एक प्रवाल की लेयर इस प्रकार से बनती है। क्लियर। ये एक प्रवाल की लेयर बनकर रेडी है। अब ये ऊपर की दिशा में क्यों जा रहे हैं, तो बच्चों आप सभी ने देखा होगा कि अगर आप कोई पेड़ अपने घर में बालकनी पर लगा दो या खिड़की के पास रख दो, तो पेड़ अपने आप जिस स्थान से रोशनी आ रही होती है उस ओर बढ़ना स्टार्ट कर देता है। उसी प्रकार से प्रवाल भी जो है जिस स्थान से रोशनी आ रही है ऊपर से उस ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो याद रखिएगा इसी बढ़ना प्रारंभ करने के क्रम में प्रवाल के जो है अलग अलग समय पर इस प्रकार से प्रवाल की अलग अलग जनरेशंस ग्रो होंगी, एक के ऊपर एक, और धीरे धीरे करके ये पर्वत को दबाती जाएंगी और स्वयं ऊपर आती जाएंगी। क्लियर। इसी प्रकार से ये जब और ज्यादा बड़ा होगा तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और पर्वत कैसा है, चारों तरफ है, तो ये आपको एक रिंग के शेप में एक अंगूठी के जैसे ऊपर निकले हुए द्वीप का एक समूह दिखेगा। क्लियर। तो रिंग के आकार का द्वीप समूह जो एक पर्वत के ऊपर प्रवाल के द्वारा निर्मित है, इसे अटोल कहा जाता है। और यहां बीच में हो सकता है कि यह पर्वत की चोटी हो, अदरवाइज यहां पर जो है वो एक झील जैसा या पानी के जैसा एक स्रोत आपको दिखेगा, एक क्षेत्र आपको दिखेगा। और ऊपर से देखने पर ये कैसा दिखाई देगा, तो ये काफी अच्छा और सुंदर लगता है देखने में। जब आप इसे ऊपर से देखेंगे तो इस प्रकार से जो है वो द्वीप समूह आपको यहां बनते हुए दिखेंगे, और ये द्वीप समूह जो है एक रिंग के शेप में है। हो सकता है कि पर्वत की यहां पर चोटी भी हो, अदरवाइज ये रिंग के शेप में दिखाई देते हैं। याद रखिए आप कितना भी पढ़ लो, आपको ये कोई नहीं समझाएगा कि ये हैं अटोल्स। अटोल या एटोल। क्लियर। तो याद रखिए कि ये होते हैं अटोल, और ये अटोल वास्तविकता में कहां पर है, छागोज वाले एरिया में। क्लियर। और छागोज वाले एरिया में याद रखिएगा, मैं वापस आता हूं अपने मेन मैप पर। याद रखिए ये छागोज वाले एरिया में 7 अटोल हैं। जस्ट अ सेकेंड,
यहां पर जो है वो 7 अटोल्स हैं और इसमें कुल मिला के 60 द्वीप हैं। क्लियर, यानी कि 60 यहां पर आइलैंड्स हैं। इसी प्रकार से याद रखिएगा कि इसके नीचे मॉरिशस दिखाई देगा। मॉरिशस के लिए याद रखिए ये 155 द्वीप हैं, ये फ्रांस की कॉलोनी है, ये नियरर है, यहां पर आपको दिखाई देगा मेडागास्कर के। क्लियर, और ये भी याद रखिएगा कि सुकोत्रा से छागोस के बीच में भी एक रिज है। और इस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में सेटल हमेशा रखिए कि जितनी ज्यादा ऊंचाई बढ़ेगी हिमालय की, मैं इस डायग्राम का यूज करके आपको वो एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं। आई होप आपको समझ में आएगा। जब मैं डिटेल में फिर पढ़ाऊंगा तो और भी ज्यादा समझ में आएगा। याद रखिए कि जब आप देखेंगे कि ये भाग जितना ऊपर जाएगा उतना ज्यादा हाइट बढ़ेगी यहां पर हिमालय की। क्लियर है। अब देखिए ये भाग जितना ज्यादा आगे जाएगा उतना ज्यादा यहां पर उपस्थित क्षेत्र से जो है वो पीछे जाएगा। और याद रखिए जब ये पीछे जाएगा तो यहां पर रिज बनेगी। और ये रिज कौन सी है, तो उस रिज के एक पार्ट में यहां आपको सुकोत्रा दिखेगा, माफ कीजिएगा, यहां आपको छागोस दिखेगा, यहां आपको सुकोत्रा दिखेगा। तो याद रखिए सुकोत्रा छागोस रिज की लंबाई उतनी बढ़ेगी जितनी हिमालय की ऊंचाई बढ़ेगी। यानी कि जितना हिमालय ऊंचा होगा उतना ज्यादा सुकोत्रा छागोस रिज लंबी होगी, सुकोत्रा छागोस कटक लंबा होगा। क्लियर, कहां आते हैं तो ये एक बार फिर से दर्शन करें उसके। याद रखिए इस स्थान पर आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा सेक्शन जहां पे मैंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को डिटेल में आपको समझाया। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। मैं ये मानकर चलता हूं कि आप इसके नोट्स भी बना रहे होंगे। देखिए अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए आप इसे शेयर करें। देखिए बच्चों, जितना ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखेंगे उतना मैं और हमारी पूरी टीम, स्टडी IQ की सारी टीम उतना मोटिवेटेड फील करेगी आपके लिए इस प्रकार का कंटेंट लाने के लिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता रहा हूं आपको। हो सकता है आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अदर सोर्सेज से भी मिले, लेकिन एक स्थान पर कंपाइलेशन के फॉर्म में शायद आप इसे ना देखें कहीं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज इसे थोड़ा शेयर करें जिससे हम लोगों तक पहुंच पाए, हम भी मोटिवेटेड फील करें आप तक इस प्रकार का कंटेंट लाने के लिए। एक ये चीज है। दूसरी चीज, आप अपने कमेंट्स जरूर मेंशन करें। आपके कमेंट्स जो है मैं डेफिनेटली एक एक स्टूडेंट के जो है कमेंट देखता हूं। बहुत सारे लोगों के डेली कमेंट आते हैं, मैं सभी के जो है कमेंट्स को देखा करता हूं। क्लियर, एक एक कमेंट को रीड करता हूं। कुछ लोगों ने जो है रिक्वेस्ट करी थी वर्ल्ड वाले की, तो अभी चूंकि इंडिया वाला पार्ट चल रहा है इसलिए मैं वर्ल्ड का वो पार्ट जो इंडिया से कनेक्टेड है वो मैं ले आता हूं। क्लियर, आप में से कुछ बच्चों ने कहा था कि मृदा वाला जो है पार्ट कराएं, उसे भी हमने कवर करा। बहुत सारे बच्चों ने जो है वो मिनरल वाले के लिए रिक्वेस्ट करी है। डेफिनेटली मिनरल वाला चैप्टर भी मैं लेकर इस सीरीज में आऊंगा। आप कोई और चैप्टर चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, जो भी आप फील करते हैं क्लास के लिए आप उसे लिखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की जर्नी अच्छी चल रही होगी। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है और मेरी स्वयं एक इच्छा भी है कि अगर यहां तक वीडियो में कोई बच्चा पहुंचता है इसका मतलब वो एस्पिरेंट अच्छा है। फाइन, बस उसे दिशा देने की आवश्यकता है और दिशा मिलेगी आपको बैचेस में। आप जरूर आएं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आएं, आपको अच्छा फील होगा इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। आपका सिलेक्शन चूंकि आपकी मेहनत पर निर्भर करता है इसलिए मैं कोई दावा नहीं करना चाहता, परंतु यह बिल्कुल है कि आप बेटर फील करोगे, आपके अंदर आत्मविश्वास जरूर आएगा। आप सोच कर देखें, डेली क्वेश्चंस अपलोड होते हैं, उसके आंसर आपको मिलेंगे, आप उसे लिखेंगे। कल ही मेरी जो है एक क्लास में ओरिएंटेशन की क्लास की, जिस बैच के बारे में डिस्कस कर रहा था उसमें ओरिएंटेशन की क्लास थी, जब मैं उस चीज को समझा रहा था तो मुझे खुद में ये बात फील हुई कि कितने फीचर्स हैं। मैं देखिए आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं, बस मैं आपको बता रहा हूं अपनी फीलिंग कि जब मैंने ओरिएंटेशन लिया तो मुझे उस समय खुद लग रहा था कि इसमें कितने सारे फीचर्स हैं जो बच्चा यूटिलाइज कर सकता है। आप सोच कर देखिए कि अगर आप ऑफलाइन मोड पे होते और एक बड़े से क्राउड के बीच में क्या आप हाथ उठाकर कोई प्रश्न पूछ पाते? शायद आंसर नो होगा आपका। आप अपने घर में अपने कंफर्ट पे जब आपको आवश्यकता हो आप उस समय अपने मेंटोर से उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। लाइव क्लास में सिर्फ एक हैंड रेस करके आप जो है वो ऑडियो वीडियो में अपने डाउट पूछ सकते हो, साक्षात लाइव क्लास में, बिना किसी फियर के, बिना किसी हेजिटेशन के। आप क्लास को 2 से 3 बार देखते हो। और मैं जब कल एक्सप्लेन करा था तो मुझे खुद में एक चीज फील हुई कि बच्चे के पास कितने ऑप्शंस हैं। आपको एक जो है वो जो टीचर यहां बना रहा है ये पूरा आपके पास जाएगा, फिर आपको हैंड आउट मिलेंगे, अर्थात टीचर ने जो बोला आपने उसे लिखा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मेंबर लगा है जो हमारी तरफ से उसको लिख रहा है और लिखने के बाद उसके हैंड आउट्स बनाएगा और हैंड आउट बनाने के बाद वो आपको देगा।
और ये सब कुछ आपको विद इन 2 आवर्स हो जाएगा। मतलब क्लास खत्म हुई, आप फ्रेश होकर आइए, दोबारा बैठिए और आपको जो है आपको टीचर का पढ़ाया हुआ कंटेंट, साथ में जो टीचर ने जहां से पढ़ाया, जिसे हम कहते हैं क्रक्स, वो क्रक्स मिल जाएंगे। और फिर आपको उसी समय हैंडआउट्स मिल जाएंगे, अर्थात क्लास में जो टीचर ने पढ़ाया हमारी तरफ से एक व्यक्ति बैठकर उसे पढ़ेगा, उसे लिखेगा हाथ से, और हाथ से लिखा हुआ फिर आपके पास जाएगा। टाइप्ड भी होगा, डायग्राम भी होंगे जो बनाए हैं टीचर ने, फिर एक एक्सपर्ट ने और बनाए हैं, वो आपके पास आ जाएंगे और ये मटेरियल आपके पास बनकर रेडी है। अब इतनी सारी सुविधाओं के साथ जब आप तैयारी करोगे और आप यहां तक आए हो, इसका मतलब है आप मेहनत तो कर रहे हो। फाइन, तो इसे हम यूटिलाइज करना चाहते हैं। आप जरूर आए, आप किसी भी फैकल्टी का कोड यूज करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको जिसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाए, वैसे तो सभी में कॉमन ही होता है, जैसे मेरा AK लाइव है ऐसे सभी का अपना अपना कोड है, किसी भी फेवरेट फैकल्टी का कोड लगाओ और सीधा सीधा बैच में अंदर आ जाओ। क्लियर, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।